चलिए आज बात करते हैं मोशन की, मतलब गति। हम्म। एक ऐसी चीज जिसे हम हर पल देखते हैं, महसूस करते हैं, लेकिन जब इसे सही सही समझाने की बारी आती है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, दिमाग चकरा जाता है। हाँ, और आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे और इसके लिए हमारे गाइड होंगे महान भौतिक विज्ञानी रिचर्ड फाइनमैन, जिनके लेक्चर्स का एक हिस्सा हमारे पास है। एक बेहतरीन जरिया है इस विषय को समझने का। हमारा मिशन ये समझना है कि वैज्ञानिक एक चलती हुई कार के टेढ़े मेढ़े सफर से लेकर आसमान से गिरते हुए पत्थर तक की कहानी को गणित की भाषा में कैसे लिखते हैं। हम्म। ये सिर्फ फॉर्मूले रटने की बात नहीं है, ये उस सोच को पकड़ने की कोशिश है जिसने हमारी दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दिया। तो सवाल बहुत सीधा है, अगर कोई चीज चल रही है तो हम उसे कैसे बयान करें। और ये सवाल जितना आसान लगता है उतना ही गहरा है, क्योंकि बात सिर्फ ये कहने की नहीं है कि कार चल रही है। सही। सवाल है कितनी तेज, क्या उसकी रफ्तार बदल रही है, 1 सेकंड बाद वो कहाँ होगी, 10 सेकंड बाद कहाँ होगी। अच्छा। यहीं से भौतिकी का असली सफर शुरू होता है। है। ये दुनिया की घटनाओं को देखकर उनकी भविष्यवाणी करने की कला है एक तरह से। ठीक है, तो इसे समझने के लिए फाइनमैन हमें एक बहुत ही रोजमर्रा का उदाहरण देते हैं। सड़क पर चलती एक कार। बिल्कुल। हमारे पास एक टेबल है जिसमें लिखा है कि हर कुछ सेकंड में कार अपने शुरुआती पॉइंट से कितनी दूर थी। इसका एक ग्राफ भी है, और ये ग्राफ किसी सीधी लाइन जैसा बिल्कुल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये ऊपर जाता है, फिर थोड़ी देर के लिए सपाट हो जाता है, फिर और तेजी से ऊपर जाता है। ये असल जिंदगी जैसा ही है, मतलब मेसी। बिल्कुल। वो सपाट हिस्सा शायद तब का है जब कार ट्रैफिक लाइट पर रुकी थी। हाँ, हो सकता है। और जहाँ ग्राफ ज्यादा ढलान वाला है, वहाँ शायद सड़क खाली थी और ड्राइवर ने रेस दे दी। ये असल दुनिया का डेटा है, उबड़ खाबड़, बेतरतीब और बहुत सारी चीजों पर निर्भर। जैसे कि ट्रैफिक कैसा है, ड्राइवर का मूड कैसा है, आगे कोई गड्ढा तो नहीं आ गया। इसमें हजारों वजह छुपी हैं। हाँ, इस ग्राफ को देखकर कोई एक नियम या फॉर्मूला बनाना तो नामुमकिन लगता है। बिल्कुल। लेकिन फिर स्रोत हमें एक दूसरा बिल्कुल अलग उदाहरण देता है, एक ऊंचाई से गिराया गया पत्थर। यहाँ भी एक टेबल है जो बताती है कि पत्थर हर सेकंड में कितनी दूरी तय करता है, लेकिन यहाँ कहानी बिल्कुल अलग है। यह कहानी एकदम साफ सुथरी और सुंदर है। डेटा एक बहुत ही सरल फॉर्मूले में फिट हो जाता है। S is equal to 16t²। हाँ, यानी दूरी समय के वर्ग मतलब स्क्वायर के साथ एक निश्चित दर से बढ़ती है। कोई उबड़ खाबड़ नहीं, कोई ट्रैफिक लाइट नहीं, बस एक साफ सुंदर नियम। तो एक तरफ असल दुनिया का ये झमेला है और दूसरी तरफ ये परफेक्ट फॉर्मूला। इन दोनों में इतना फर्क क्यों है? और यही भौतिकी का असली जादू है। दुनिया हमें कार के उदाहरण जैसा उलझा हुआ डेटा देते हैं, लेकिन जीनियस लोग कहते हैं 1 मिनट रुको, चलो इस सारी गंदगी को हटा दें। क्या होगा अगर हम सिर्फ एक ही चीज पर ध्यान दें? अच्छा। कार के मामले में हजारों बल काम कर रहे हैं, लेकिन गिरते हुए पत्थर के मामले में अगर हम हवा के हल्के से असर को नजरअंदाज कर दें तो सिर्फ एक ही मुख्य ताकत काम कर रही है, धरती का गुरुत्वाकर्षण। ओके। हम जटिलता को नजरअंदाज करके सच्चाई तक पहुंचते हैं। पहले सरल को समझो, फिर जटिल अपने आप सुलझने लगेगा। वाह, मतलब विज्ञान का काम सिर्फ जवाब खोजना नहीं, बल्कि सही सवाल पूछना भी है। बिल्कुल। और सही सवाल अक्सर ये होता है कि क्या होगा अगर हम चीजों को आसान कर दें। लेकिन इस आसान दुनिया में भी एक बहुत बड़ी दार्शनिक मुश्किल छुपी थी, है ना? हाँ बिल्कुल। मेरा मतलब है, स्रोत हमें जीनों के विरोधाभास की याद दिलाता है। हाँ, वो तो है ही। वो एक ऐसी पहेली है जिसने हजारों साल तक बड़े बड़े दिमागों को, आप कह सकते हैं, परेशान किया। कहानी ये है कि एक बहुत तेज धावक, मान लीजिए अक्लीज, एक कछुए का पीछा कर रहा है। ठीक है। कछुए को थोड़ी सी बढ़त दी गई है। ठीक है। जीनो ने कहा कि अक्लीज कछुए को कभी पकड़ ही नहीं पाएगा। ये तो सुनने में ही गलत लगता है, जाहिर है वो पकड़ लेगा। तर्क सुनिए, अक्लीज को कछुए को पकड़ने के लिए पहले उस जगह पहुंचना होगा जहां से कछुए ने दौड़ना शुरू किया। ठीक है। ठीक। लेकिन जब तक अक्लीज वहां पहुंचेगा, कछुआ थोड़ा सा आगे बढ़ चुका होगा। हाँ। अब अक्लीज को उस नई जगह पहुंचना होगा, लेकिन जब तक वो वहां पहुंचेगा, कछुआ फिर थोड़ा और आगे बढ़ चुका होगा। ओके। ये प्रक्रिया तो अनंत तक चलती रहेगी। हर बार अक्लीज दूरी कम तो करेगा, लेकिन हमेशा एक छोटा सा फासला बाकी रह जाएगा। दिमाग घूम गया। ये तो एक तरह का धोखा लगता है, लेकिन मैं तर्क में गलती नहीं ढूंढ पा रही हूँ। इसका गति से क्या लेना देना है? इसका गति की परिभाषा से गहरा लेना देना है। ये इस सवाल को जन्म देता है कि एक पल में गति का क्या मतलब। एक पल में? हाँ, अगर समय छोटे छोटे पलों से बना है तो किसी एक अकेले पल में कोई चीज कैसे चल सकती है।
अगर चलने के लिए समय का अंतराल चाहिए तो इस पल आपकी रफ्तार क्या है? ये सिर्फ एक दार्शनिक पहेली नहीं थी। ये तो एक गणितीय चुनौती थी। बिल्कुल, ये तात्कालिक गति या इंस्टेंटेनियस स्पीड को परिभाषित करने की एक बहुत बड़ी गणितीय चुनौती थी। इस मुश्किल को समझाने के लिए शोध में एक और बढ़िया उदाहरण है तेज गाड़ी चलाने वाले का। हाँ। मान लीजिए पुलिस एक ड्राइवर को रोकती है और कहती है आप 60 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। ड्राइवर कहती है ये कैसे हो सकता है, मैं तो बस 7 मिनट से गाड़ी चला रही हूँ, 1 घंटा तो हुआ ही नहीं। ये एक शानदार सवाल है। 60 मील प्रति घंटे का मतलब ये नहीं है कि आपको 1 घंटे तक चलना ही पड़ेगा। तो फिर क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर आप उसी रफ्तार से 1 घंटे तक चलते रहते तो आप 60 मील की दूरी तय करते। लेकिन ये बात अभी भी उस एक पल की रफ्तार को नहीं समझाती जब पुलिस ने आपको देखा था। उस एक पल में आपकी स्पीड क्या थी? तो हम उस एक पल की स्पीड जानने के लिए एक तरह से जूम इन कर रहे हैं। हम ये नहीं पूछ रहे हैं कि 1 घंटे में क्या हुआ, हम पूछ रहे हैं कि 1 सेकंड में क्या हुआ, या शायद 1 मिली सेकंड। बिल्कुल सही। आप उस पल के इतने करीब पहुंच रहे हैं कि उस छोटे से अंतराल में रफ्तार बदलने का मौका ही ना मिले। अच्छा। कल्पना कीजिए कि आप दूरी समय वाले ग्राफ को देख रहे हैं। दूर से देखने पर वो टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन जैसे जैसे आप किसी एक पॉइंट पर जूम इन करते जाते हैं वो टेढ़ी लाइन सीधी दिखने लगती है। और उस सीधी लाइन की जो ढलान होगी वही उस पल की स्पीड होगी। तो हम उस पल के इतने करीब पहुंच रहे हैं कि ग्राफ की टेढ़ी मेढ़ी लाइन भी सीधी दिखने लगती है। एकदम सही। गणित में इसी अल्ट्रा जूम आइडिया का एक खास नाम है कैलकुलस। और उस एक पल की सटीक स्पीड यानी उस जूम इन की हुई लाइन की ढलान को डेरिवेटिव कहते हैं। रुकिए, लेकिन यहाँ एक समस्या है। आप कह रहे हैं कि हम समय के अंतराल को छोटा और छोटा कर रहे हैं, शून्य के करीब। लेकिन अगर समय का अंतराल असल में शून्य हो गया तो तय की गई दूरी भी शून्य होगी। तब तो आप शून्य को शून्य से भाग देंगे, जो कि वो तो गणित में एक बहुत बड़ी समस्या है। तो हम असल में कर क्या रहे हैं? बेहतरीन सवाल, और यही कैलकुलस की सबसे बड़ी खूबी है। हम असल में समय के अंतराल को शून्य नहीं बनाते। तो फिर हम बस ये देखते हैं कि जैसे जैसे अंतराल शून्य के करीब जाता है, जवाब किस एक खास नंबर के करीब जा रहा है। गिरते हुए पत्थर के उदाहरण पर लौटते हैं। फॉर्मूला था S = 16t²। ठीक है। हमें 5 सेकंड पर सटीक गति जाननी है, तो हम 5 सेकंड और 5.01 सेकंड के बीच की दूरी निकालते हैं, फिर 5 और 5.0001 सेकंड के बीच की, फिर 5 और 5.00000001 सेकंड के बीच की। अच्छा, हम और करीब जा रहे हैं। हाँ, हर बार हमें एक औसत गति मिलती है और हम देखते हैं कि ये जवाब लगातार 160 फीट सेकंड के करीब और करीब आता जा रहा है। तो हम कहते हैं कि 5 सेकंड पर सटीक गति 160 फीट सेकंड है। तो ये अनुमान नहीं है? नहीं, ये एक सटीक जवाब है जो एक ट्रेंड को देखकर निकाला गया है। अच्छा, तो ये एक तरह की जासूसी है। हम सीधे सीधे उस पल को नहीं पकड़ सकते, लेकिन उसके आसपास के पलों को देखकर ये पता लगा लेते हैं कि उस पल में ठीक क्या हो रहा होगा। कमाल है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास अब बदलाव को मापने का एक पक्का तरीका है। हम जीनो की पहेली को पार कर चुके हैं। हाँ, हमने किसी भी पल में गति को परिभाषित कर लिया है। 1 मिनट, ये तो एक तरफा रास्ता लग रहा है। आपने बताया कि पोजीशन मतलब दूरी से स्पीड यानी गति कैसे निकालें। सही। लेकिन अगर मेरे पास सिर्फ स्पीडोमीटर का डेटा हो, हर सेकंड की रीडिंग, तो क्या मैं पता लगा सकती हूँ कि मैं घर से कितनी दूर आ गई हूँ? क्या इस गणित से वापस भी जा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल जा सकते हैं। और उस उल्टी प्रक्रिया को इंटीग्रेशन कहते हैं। इंटीग्रेशन। सोचिए, अगर आपके पास हर सेकंड की स्पीड रीडिंग है तो आप हर एक सेकंड में तय की गई छोटी छोटी दूरी का अनुमान लगा सकते हैं। दूरी = गति गुणा समय। बिल्कुल। फिर आप इन हजारों छोटी छोटी दूरियों को जोड़कर कुल तय की गई दूरी निकाल सकते हैं। इंटीग्रेशन इसी जोड़ तोड़ को अनंत रूप से सटीक बना देता है। अच्छा। ये उन अनंत छोटे छोटे टुकड़ों को वापस जोड़ता है जिन्हें डेरिवेटिव ने तोड़ा था। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है, तो अब हम दूरी से गति और गति से दूरी दोनों तरफ जा सकते हैं। लेकिन असल जिंदगी में तो गति भी बदलती रहती है। जब मैं कार की रेस दबाती हूँ तो मेरी स्पीड बदलती है। इस बदलाव को कैसे मापें? बहुत अच्छा सवाल। हमने अभी अभी बदलाव को मापने का एक तरीका सीखा है, डेरिवेटिव। तो अगर हमें गति के बदलाव की दर को मापना है तो हम बस वही प्रक्रिया दोहराते हैं। हम गति का डेरिवेटिव निकालते हैं। गति का भी डेरिवेटिव? हाँ, और गति के बदलाव की दर का एक खास नाम है त्वरण या एक्सेलरेशन। यानी त्वरण गति का डेरिवेटिव है।
बिल्कुल। गिरते हुए पत्थर पर वापस चलिए। हमने कैलकुलस से पता लगाया कि उसकी गति का फॉर्मूला है v = 32t। v = 32t। ठीक। अब अगर हम इसका फिर से डेरिवेटिव लें, ये पता करने के लिए कि गति कितनी तेजी से बदल रही है, तो हमें एक स्थिर संख्या मिलती है 32। सिर्फ 32? हाँ, इसका मतलब है कि पत्थर का त्वरण एक स्थिर 32 फीट सेकंड स्क्वायर है। यानी हर गुजरते सेकंड के साथ उसकी गति 32 फीट सेकंड बढ़ जाती है। और ये कोई मनमाना नंबर नहीं है, ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की ताकत का माप है। वाह! देखिए कैसे हम एक सरल अवलोकन से शुरू होकर प्रकृति के एक मूलभूत नियम तक पहुंच गए। ये तो कमाल है। ये सब सीधी रेखा में गति के लिए बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन असल दुनिया सीधी रेखाओं में नहीं चलती। जब मैं कोई गेंद फेंकती हूँ तो वो एक आर्क, एक घुमावदार रास्ते पे जाती है। क्या ये पूरा गणित उस सुंदर से कर्व को देखकर बेकार हो जाता है? क्या हमें सब कुछ फिर से शुरू करना होगा? नहीं, और यहीं पर यह विचार और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। जवाब ये है कि हमें कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। तो फिर हम बस इसी गणित को दो अलग अलग दिशाओं में एक साथ इस्तेमाल करते हैं। हम गति को दो हिस्सों में तोड़ देते हैं। एक क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल गति एक्स दिशा में, हाँ, और दूसरी ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल गति वाय दिशा में। दो अलग अलग कहानियां एक ही समय। एकदम। फेंकी गई गेंद के लिए क्षैतिज कहानी बहुत सरल है। अगर हवा को भूल जाए तो गेंद को आगे की तरफ धकेलने या रोकने वाला कोई बल नहीं है, तो उसकी क्षैतिज गति स्थिर रहती है। मतलब एक समान रफ्तार से आगे बढ़ती जाती है। बिल्कुल। ये एक बहुत ही बोरिंग कहानी है। और ऊर्ध्वाधर कहानी? ऊर्ध्वाधर कहानी ठीक उस गिरते हुए पत्थर जैसी है जिसे हमने अभी अभी समझा है। गेंद लगातार गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे की तरफ त्वरित होती है, उसी स्थिर 32 फीट सेकंड स्क्वायर की दर से। अच्छा। तो ऊपर की तरफ जाते हुए उसकी गति कम होती है और फिर नीचे आते हुए बढ़ती है। वाह! तो आप कह रहे हैं कि एक गेंद का जटिल कर्व असल में दो बहुत ही आसान सीधी रेखा वाली कहानियों का मिश्रण है। एक कहानी जो कहती है सीधे आगे बढ़ते रहो, और दूसरी जो कहती है नीचे की तरफ तेज और तेज गिरते रहो। ये तो बहुत ही शानदार आइडिया है। हाँ, और जब आप इन दो सरल गतियों को एक साथ जोड़ते हैं तो आपको एक परवलय मतलब पैराबोला का सुंदर आकार बनता है। अच्छा। ठीक वैसा ही जैसा हम किसी फाउंटेन के पानी या हवा में फेंके गए भाले के रास्ते में देखते हैं। ये एक शानदार उदाहरण है कि कैसे जटिल दिखने वाली गति को असल में सरल स्वतंत्र भागों में तोड़कर समझा जा सकता है। और हमने एक कार के बेतरतीब चाल के सवाल से शुरुआत की थी, और अब हम कैलकुलस जैसे शक्तिशाली औजारों तक पहुंच गए हैं जो न सिर्फ गति को माप सकते हैं बल्कि गेंद के रास्ते की भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। हमने देखा कि कैसे जीनो के विरोधाभास जैसी एक दार्शनिक पहेली ने एक क्रांतिकारी गणितीय आविष्कार को जन्म दिया। इस पूरी सोच की असली शक्ति सिर्फ ये बताना नहीं है कि क्या हो चुका है, बल्कि ये भविष्यवाणी करना है कि क्या होगा। भविष्य की भविष्यवाणी। हाँ, ये गणितीय उपकरण हमें दुनिया के मॉडल बनाने की ताकत देते हैं। हम सिर्फ अतीत का वर्णन नहीं कर रहे हैं, हम इन समीकरणों का उपयोग करके भविष्य का अनुमान लगा रहे हैं कि ये ग्रह कहाँ होगा या एक सैटेलाइट को किस रास्ते पर भेजना है। यही भौतिकी का मूल सार है। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। फाइनमैन ने अपने लेख में स्थान और समय को परिभाषित करने की मुश्किल का जिक्र किया था, लेकिन फिर उसे आगे की चर्चा के लिए छोड़ दिया। एक बहुत गहरा सवाल है वो। तो इस पर सोचा जा सकता है, क्या गति का ये गणितीय वर्णन, ये सारे समीकरण वास्तव में गति के हमारे अनुभव को पूरी तरह पकड़ पाते हैं, या ये सिर्फ एक बहुत ही उपयोगी लेकिन अधूरा मॉडल है? असलियत से समीकरण तक के सफर में क्या कुछ जरूरी चीज पीछे छूट जाती है?